नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, आज मुख्यतः दो मुद्दे पर बात होगी। पहला ये कि अपने 100 से ज़्यादा सैनिकों का बलिदान देके, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मरवा करके, इनफैक्ट 12 से ज़्यादा एयरबेस की तबाही, 9 से ज़्यादा आतंकी अड्डों का खात्मा एवं न्यूक्लियर वेस्ट को एक्सपोज करवा के, इनफैक्ट उसकी भी तबाही करवा के पाकिस्तान जो है अपने जीत के ढिंढोरे पिटवा रहा है। इनफैक्ट यूं कहे जीत का नाच कर रहा है। पिछले 77 सालों में 27 बार लोन लिए हुए और कर्ज के ही पैसों से जो इनफैक्ट भीख मांगे हुए $1-1 बिलियन की जो उनकी इकोनॉमी है, उस पर चलने वाले पाकिस्तान एवं उसके जो हुक्मरान हैं और इनफैक्ट कहें जो उसकी आर्मी है, वो आज इस कदर सदमे में है ऑपरेशन सिंदूर से, इतनी ज़्यादा खौफजदा है कि बस अपने आप को सही और ऑपरेशन सिंदूर को गलत सिद्ध करने के लिए फोटोशॉप पे आके टिक गए हैं। और यही कारण है कि उनके अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे फोटो जो है इसमें कभी ब्लैक पैच करके और कभी सबमरीन की जगह एयरक्राफ्ट्स को कॉपी करके इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पे प्रकाश डालेंगे डिटेल में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी वो चर्चा होगी इस देश के दीमकों की। जी हाँ, दीमक मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आज कोई पर्टिकुलर दूसरा वर्ड नहीं यूज कर रहा क्योंकि बात देश की हो रही है, जहाँ पे एक तरफ इस देश की सेना है जो ये कह रही है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। वहाँ पे एक ऐसा वर्ग है जो यही खाता है, यही पीता है, यही रहता है, यही की सारी फैसिलिटीज़ उठाता है। और जब यह आतंकवादी हमला हुआ तो वो क्या हल्ला कर रहा था कि भाई मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, क्या कर रही है ये सरकार, सोई हुई कब है, क्यों है, आतंकवाद का बदला कब लेगी। जब अटैक हुआ फिर इनका जो है सुर बदल जाता है, डीएस्केलेट, वो गरीब ही तो मरते हैं युद्ध में, वहाँ की आम जनता का क्या दोष है। जब सीज फायर हो गया फिर ट्रंप से डर गए, कहाँ गया 56 इंच का सोना, मोदी पे किसका प्रेशर है, देश को जानना चाहिए। तो इस तरह के जो दोगले हैं उनको आज कहीं ना कहीं हम अपने इस वीडियो में चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो अपने दोस्तों तक साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, आप लोगों ने काफ़ी सारे विजुअल्स देखे होंगे। मैंने वीडियो बनाया था, लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। क्लियर कट देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि ट्रेड ऑन टॉक्स नहीं चलेगा। कब तक? जब तक टेरर है। और वहाँ का जब पप्पू हल्ला कर रहा था ना, उसको भी बहुत ही सधे हुए शब्दों में कह दिया कि नदी में पानी और खून नहीं बहे। साथ में ये चीज़ निकल कर के आई कि भाई ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है कि जब भी हमारे ऊपर कोई आतंकी हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे और हम अटैक करेंगे, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। नट सेल में जानने की कोशिश करते हैं। देश की तीनों सेनाओं ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल ही अपने आप में अप्रतिम है। हर भारतीय का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा हो गया है, क्योंकि अगर इसको टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, एक आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप वार पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कहने के लिए न्यूज़ चैनल से लेकर के बाकी सोशल मीडिया पे एक गजब सा हंगामा बरपा हुआ है, जिसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ माइथ्स भी हैं। लेकिन आज की देश में खास के एक न्यूक्लियर इनेबल्ड कंट्री को हिट करना इतनी बुरी तरीके से तो कैसे हुआ, ये आपको मैं नट सेल में बताता चलता हूं। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद कि जो भी आतंकी हैं उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान तो अलर्ट पे था ही, आतंकियों का आका कह ले या उनकी जन्मभूमि कह ले, लेकिन सीमा पे सेलिंग बढ़ा दी गई। बावजूद इसके हमने चुन करके पिन पॉइंटेड प्रिसाइज अटैक्स किए। किस पे? 9 आतंकी अड्डों पे, चाहे वो मुनिरके वाला हो, चाहे बहावलपुर वाला हो। क्योंकि ये जो है ना, जैसे मोहम्मद की बात करें, जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा, तो इनके जो मेन हेडक्वार्टर्स थे हमने बुरी तरीके से ध्वस्त किया। और कैसे मैंने आपको बताया कि उसमें किस तरीके से 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन इससे बौखलाया पाकिस्तान ने क्या किया, तुर्की के भेजे हुए जो खिलौने थे ना, वो दबा करके भेजना शुरू किए भारत में। हमारी जो फर्स्ट लाइन डिफेंस थी उन्होंने उसको कहीं ना कहीं नस्तनाबूद किया, सेकेंड लाइन डिफेंस ने किया, थर्ड लाइन तक वो ड्रोन्स आ ही नहीं पाए। क्योंकि वो जो है ना, कहीं ना कहीं तुर्की और चाइना कुल मिलाकर के बस एक ही कैटेगरी का। रिटेलिएट करने की बारी अब थी भारत की, क्योंकि भारत की जो सॉवरेनिटी है ना, उस पर हमला हुआ था। हमने जो है केवल अटैक किया था आतंकवादियों को, लेकिन वहाँ जो है आतंकवादियों को अपना आका और मानते हुए जो सह दे रहे थे मौलाना मुनीर और उसकी गुर्गे, उन्होंने क्या किया कि अटैक किया भारत के ऊपर।
अब यहाँ से जो अटैक किया गया 8 से 10 तारीख को, वो आपको पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि हमने पाकिस्तान के 11 से ज़्यादा एयरबेस तबाह कर दिए। और वो एयरबेस जो थे वो कोई साधारण एयरबेस नहीं थे, हमने चुन चुन करके पिन पॉइंटेड मारा है। चाहे वो नूर खान हो, चाहे सरगोडा हो, चाहे चकलाला हो, चाहे स्कर्दू हो, चाहे मुराद हो, रफ़ीकी हो, सुकुर हो, और 3-4 जो है उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। चुनियान हो, परसूर हो, सियालकोट हो, ये सब उनके एयरबेस हैं। इनफैक्ट रावलपिंडी में जो उनका GHQ है उसके ऊपर भी भारत ने पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की। बात यहाँ तक रहती तो भी चल जाती। अब पाकिस्तान और बौखला गया, दबा करके फेंकने लगा मिसाइल्स वगैरह, जिसके कि टुकड़े आपने देखे भारत में यहाँ वहाँ पड़े हो मिले। ठीक है, असली जो गेम चेंजर बना वो मैं आज आपको बताता हूँ। हालांकि मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारतीय सोर्सेज जो हैं उन्होंने इसको अभी तक इग्नोर किया। भारत के जब DGAO से पूछा गया कि भाई किराना हिल्स में कोई अटैक हुआ है और वहाँ पे न्यूक्लियर उनके जो पावर्स रखे हुए हैं उन पे भारत ने अटैक किया है क्या, उन्होंने बड़ा ही क्रिटिसाइजिंग वे में बोला कि भाई वी डोंट नो दैट एंड वी हैव नॉट अटैक्ड, जो कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है किसी कंट्री का, और भारत ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। हुआ गया है मैं आपको बताता हूँ। किराना हिल्स जो है एक काली पहाड़ी है, बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत ही सेफ है। वहाँ पे इसके पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? सुरंगों में। और वो जो टनल्स हैं वो टनल्स 3 लेयर सिक्योरिटी की है। 3 लेयर सिक्योरिटी, नॉट मैं फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो उनकी बनावट इस तरीके की है कि ऊपर से कोई बहुत 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 बड़ा बम भी गिरा है ना तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब हुआ यूँ कि ये जो इनके 12 एयरबेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हिट किए गए, पाकिस्तान बौखला गया। और आपको पता है हर चुन्नू मुन्नू ढुन्नू जो है किस चीज़ की धमकी देता था, पापा ओवर के हमने न्यूक्लियर डाल रखे। तो कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर जो इनका एक्सप्लेशन चल रहा था उसमें ये प्लानिंग थी या साजिश थी या जो भी कहें आप, उसके अंतर्गत ये इसको तैयार कर रहे थे। बहुत ही पिन पॉइंटेड और रियल टाइम इंटेलिजेंस हमारे पास थी और इसका जो है फ़ायदा उठाया इंडिया ने कि इनकी जो टनल्स के जो माउथ थे ना, ओपनिंग एंड एग्जिट जो कह लो आप, एक धमाका इधर और एक धमाका इधर, और डैट टू फ्रॉम ब्रह्मोस। और यही कारण है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उन्होंने वहाँ पे मतलब इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया और कहीं ना कहीं अप्रूव भी किया कि भाई 2 भूकंप वहाँ पे आए थे, एक 5 मैग्नीट्यूड के और एक 4.7 के। अब ये वाला भी गेट ब्लॉक, ये वाला भी गेट ब्लॉक, और बताया ऐसा जाता है कि उसके अंदर जो उनके न्यूक्लियर एसेट थे वहाँ से भी कुछ रिसाव वगैरह हुआ है। और उसके बाद इमीडिएटली तुरंत 5 जो इनके एयरफील्ड्स थे उनके ऊपर टकाटक कि और कुछ रिटेलिएशन वहाँ से आया, जिसमें कि मुख्यतः मैं आपसे बात करूँ कि रहीम यार खान, रफ़ीकी, मुरीद, चकलाला और सकूर चनिया, जिसमें कि आपने देखे होंगे किस तरीके से रहीम यार खान पे गड्ढा बन गया, पूरा कुआं ही बन गया हुआ है। F-16 का बेस है। अगर मैं बात करूं आपसे मुरीद की बात करूं, पूरा का पूरा ड्रोन वारफेयर इनफैक्ट तुर्की का जो दिया हुआ है वो सारा वहीं पे रखा हुआ था, उनके अनमाइंड एरियल व्हीकल्स भी। रफ़ीक की बात करूं वहाँ पे उनके JF-17 और मिराज एयरक्राफ्ट्स हैं। सुकुर जो बोलानी है वहाँ पे भी उनके एयरक्राफ्ट्स हैं F-16। तो इस तरीके से रहीम यार खान की बात करूँ C-130J, IL-78, अवाक्स, ये सारी चीज़ें जो है उसकी वहीं पर रखी हुई है। हिट उड़ ही नहीं पाओगे बेटा, काम तो तुम तब करोगे जब तुम टेक ऑफ करोगे, टेक ऑफ करने लायक ही नहीं छोड़ो। अब यहाँ से बात जो हुई तब जाके हालत ख़राब हुई इस पाकिस्तान के अंकलों की। फिर ये दौरे दौरे पहुँचे अंकल सैम के कि भाई आप आ रहे हो मिडिल ईस्ट में विजिट करने के लिए 3 दिन पहले, यहाँ तो हमारा जो है न्यूक्लियर रिसाव चालू हो चुका है, बचा लो चचा, बचा लो किसी तरीके से। और फिर उसके बाद जा कर के कहीं ना कहीं ये टॉक्स का लो या DGMO ने आकर के सरेंडर ही किया और फिर बोला कि भाई प्लीज़ सीज फायर। अब आप कहेंगे कि भाई भारत की जो अथॉरिटी है उन्होंने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ? जी हाँ, एक साइट है फ्लाइट रेडार 24, उनके पास फ्लाइट ट्रैकिंग डिटेल्स होते हैं और उसके डाटा जो होते हैं उन डेटा के सूत्रों से इन्होंने बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट है, किसका? NNSA, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA। इस एयरक्राफ्ट का जो नाम है क्या बताऊं मैं आपको, B350AMS। इमीडिएट इसके एक दिन के बाद ये उड़ता हुआ दिखाई देता है कहां पे? पाकिस्तान के एरोस्पेस में।
बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है, ये इसमें एक एरियल मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, AMS, जो कि न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है, रेडियोलॉजिकल जो रेडिएशंस होते हैं, उसको वो कहीं ना कहीं नासा का जो डेवलप किया हुआ है उसके थ्रू ये उसको कहीं ना कहीं रिसेप्ट करता है। उसके इमीडिएट बाद लोगों ने देखा कि इजिप्ट से एक यात्री विमान आता है जिसमें कोई यात्री नहीं होता है। पाकिस्तान का जो एरोस्पेस है वो नो फ्लाइंग जोन ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है, बावजूद इसके मिस्र से एक आता है एयरक्राफ्ट, वहाँ पे लैंड करता है। और वो जो एयरक्राफ्ट है वो उस एयरक्राफ्ट EGY-1916 पाकिस्तान के मरी डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा गया लैंड करते हैं। तो ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि उस एयरक्राफ्ट में टोटल बोरोन्स भरे हुए थे। बोरोन, जी हाँ, बोरोन की एक खासियत है कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन ये क्या करता है कि जो सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और न्यूट्रॉन्स को जो एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे रिएक्शन का जो चेन है ना वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। और बोरोन इजिप्ट से ही क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि मिस्र नदी के किनारों जो है वो बोरोन के दुनिया भर में सबसे बड़े भंडार के रूप में माने जाते हैं। तो ये दो चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रूव करती है कि भाई वहां पे कुछ ऐसा हुआ है। भारत ने तो बोला ही था मिट्टी में मिला देंगे, और देश की जनता को भी बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि मिट्टी में क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो ये चीजें हुई हैं वहां प्रोग्रेशन। बावजूद इसके इंडियन आर्मी और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भारत में जो कुछ दीमक हैं, यहाँ के जो कुछ भौंकू गैंग है, उनका जो भिंडी रोना है ना, मैं बोलता हूं वो हमेशा की तरह फिर से शुरू हो गया। अब की बार क्या शुरू हुआ, अब की बार कहानी में थोड़ी सी कहानी अलग है। अर्बन नक्सल्स की जो टीम है वो फिर तो उसी तरीके से लगी। क्यों? उनके एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हर आम भारतीय समझता है, और ये सिर्फ वही नहीं समझता है जो उस मानसिकता से ग्रसित है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब 22 तारीख को अटैक हुआ था तो 56 इंच का सीना कहाँ है, देश में क्या किया जा रहा है, मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, पाकिस्तान को बताया क्यों नहीं जा रहा। अटैक कर दिया तो इनकी ड्रोन से फटने लगी, हमारे इस बेस पे ड्रोन मार दिया, वहां मार दिया ड्रोन, पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान की बनाई हुई फोटोशॉप की PPT के ऊपर इनको भरोसा है। हमारे DGAO, DGMO, DGNO जो हैं आकर के डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिटेल्स ब्रीफ दे रहे हैं विथ ऑल सैटेलाइट्स डेटा पिक्चर्स, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये सब तो बता दिया भाई, ये क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया कि आपने किस मिसाइल से अटैक किया था, ये क्यों नहीं बताया कि आपके जहाज मारे गए कि नहीं मारे गए, ये क्यों नहीं बताया कि उनकी मिसाइल जो आई उसको हमने किस मिसाइल से हिट किया था। गजब का दुगलापन है भाई। और साथ में जब ये चल रहा था तो पैरेलल एक और गैंग, जिनको कि मैं अर्बन नक्सल्स जैसा कि बताया मैंने, रवीश, अभिसार, अरफा, अंजुम, राठी, ऐसे लिब्रांडुओं का गैंग, ये अलग भिंडी रोना में लगा हुआ था। इनका कहना है युद्ध आखिर करता ही क्या है, मारे जाते तो गरीब लोग ही हैं, हत्याएं तो होती है उस आम जनता की जिसकी इसमें कोई गलती नहीं, इस तरीके का नैरेटिव। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दबा के चलने लगा डीएस्केलेट, से नो टू वार एंड ऑल दिस नॉनसेंस। क्यों भाई? आर्मी मर रही है उसका कुछ नहीं है। एनीवे, चलो अब किस सिनेरियो में सीज फायर हुआ ये मैंने आपको बता दिया। जब सीज फायर हो गया तब ये फिर से आके भौंकना शुरू कर दिया। भाई मोदी जी ने क्यों बंद कर दिया? हम जब अपर एज पे थे तो हमें तो यहां तक चले जाना था, तो उधर कांग्रेसियों ने अपने आगे इधर लगा दिया, हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता। उनका एक अलग ही नाटक है, कहने को देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जितना विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, और उनकी जितनी बुद्धि है उसी के हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है। सबसे पहले ऑल इंडिया मीटिंग में क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई सेना है, उसका काम करने दो उसको, सेना को। ये सब हो गया तो हमें पिन पॉइंटेड बताओ क्या क्या आपने यूज किया है, क्यों किया है, सही किया है, नहीं किया, गलत किया। अब इसका कोई जवाब है क्या? ये वही लोग हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं देश के लोगों को ना भूलें
कि जब इस राफेल का डील चल रही थी राफेल की, तो ये सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया था कि राफेल डील में घोटाला हो रहा है, जिनके बाप दादा नाना नानी और पता नहीं पूरे खानदान ने बोफोर्स से लेकर के अगस्ता वेस्ट प्लान से लेकर जीप से लेकर के हर एक चीज में घोटाले की रकम खाई हो, और उसी रकम पे आज तक फलित फुलित होते हुए देश की सबसे बड़ी पार्टी के क्या कहें प्रणेता बने हुए हैं। वो लोग उस समय गीत गा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए हुए थे। उसी राफेल ने कमाल मचाया। जिस ड्रोन को लेकर के एक पत्थर की बात यूं मारने वाले S-400 की चर्चा सारी जगह हो रही है, वहां पे नैरेटिव क्या क्रिएट किया जा रहा है कि भाई आदमपुर लुट गया। और मजे की बात तो ये देखो किस तरह का नैरेटिव है कि भारत के प्रधानमंत्री को जाके वहां पे लैंड होना पड़ता है कि सरकार छिपा रही है, आदमपुर एयरबेस पे अटैक हुआ है, और सरकार को प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है वहां पे, दिखाना पड़ता है बैकग्राउंड में कि ये देख ले अपना MiG-29 भी और S-400 भी। इसी S-400 की डील जब रसिया के साथ हो रही थी तो हमारे देश के पास तो इस चीज की कमी है, खाने की कमी है, ये चीज चाहिए, मिसाइलों की क्या जरूरत है। ये भिंडी रोना रोने वाले यही कांग्रेसी थे और यही इनकी गैंग थी जो फिर से पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इनकी जो कहानी है ना दोस्तों, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये दीमक जहां मौका मिलेगा वहीं खाना शुरू करेंगे। अब इस देश में एक नया नैरेटिव चल रहा है कि भाई पार्लियामेंट में आके बोलना चाहिए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आना चाहिए। आपको पता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई भी गलत चीज नहीं बोली जाती है। ऑपरेशन अभी ऑन है, बट इनको जानना जरूरी है कि सेना ने किन चीजों का इस्तेमाल किया, कहाँ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, अपने कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए। आप समझ रहे हो ना मेरे कहने का सेंस। और सबसे बड़ी बात है कि अब इन्होंने तुरंत पलटी मारते हुए हमेशा की तरह युद्ध क्यों बंद कर दिया, युद्ध क्यों बंद कर दिया, अमेरिका कौन होता है बोल। अरे सरकार ने क्लियरली बोल दिया है 3 चीजें कि बात अब होगी पीओके पे, बात होगी टेररिज्म पे, और होगी तो केवल बाइलैटरल होगी। मतलब उसने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। नो चाइना नो अमेरिका कोई कहीं है ही नहीं, फिर भी गीत गाया जा रहा है। कुछ लोगों का दिल जरूर उदास हुआ होगा एक आम नागरिक होने के नाते, और बाकी लिब्रांडू तो भौंकते ही रहेंगे क्यों रोक दिया भाई ने, मोदी जी ने तो वही गलती कर दी जो इंदिरा जी ने गलती की थी। अच्छा हाँ, मजे की बात देखो, 93,000 सिपाहियों के सशस्त्र समर्पण के बावजूद जो सेना रावलपिंडी और कराची तक चली गई थी उसको बुला लिया गया। उनकी याद नहीं है इन कांग्रेसियों को। मोदी के ऊपर दवा के सवाल चल रहे हैं कि भाई ये क्यों हो गया, 56 इंच का सीना क्यों सुकर गया ट्रंप के फोन के बाद। एक चीज आप समझने की कोशिश करो, लड़ाई जो है ना वो सिर्फ किसी देश की सेना या उसके इक्विपमेंट या उसके जो एयरक्राफ्ट्स या नेवल इक्विपमेंट्स ये नहीं लड़ते। लड़ाई होती है 3 फ्रंटों पे। एक फ्रंट होता है बॉर्डर जहां सेना लड़ती है, एक फ्रंट होता है वो दिमाग, उसके पीछे जो कह लो आप ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेटेजिस्ट वो लड़ते हैं, और तीसरा फ्रंट होता है जो उस देश की इकोनॉमी होती है। क्या हम इससे परिचित नहीं है कि भारत की जो रफ्तार है वो रफ्तार जीडीपी की वो विश्व में सबसे ज्यादा है ग्रोथ की। 1965 की बात करें, 71 की बात करें, तब देश में इतनी समृद्धि नहीं थी। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 1% था, खाने के लाले तक पड़े हुए थे। तो उस कंडीशन में इस सोच के साथ आगे बढ़ना कि पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया जाए, ये बड़ी अच्छी सोच थी उस समय के लिए। लेकिन आज के 2025 के नए भारत की अगर आप बात करते हैं तो आज हम विश्व की चौथी इकोनॉमी हो चुके हैं, जो 5 ट्रिलियन के साथ कुछ दिनों में हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। हमारे पैरेलल कहीं ना कहीं पेट में दर्द अंकल सैम को भी हो रहा है और हमारे पड़ोसी चाइना को भी। दुनिया की सारी चीजें जो है, संपूर्ण दुनिया जो है वो हमारी तरफ आशाओं की नजर से देख रही है। जहां प्रधानमंत्री का यह कथन किया जो बुद्ध का समय है, युद्ध का समय नहीं है। लेकिन आज उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि शांति का रास्ता शक्ति से होकर के ही जाता है। एप्पल जैसी कंपनियां चाइना से अपना पूरा का पूरा प्लांट उठा करके इंडिया में शिफ्ट करने वाली है, और देश की ऐसे तमाम इंडस्ट्रियों की बात करूं जो कि भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। और इस कंडीशन में अगर ये कंप्लीट युद्ध, क्योंकि आज का जो वारफेयर है वो उन पुराने जमाने का नहीं है। आप रसिया यूक्रेन के वार को देख लो, आप इजराइल और हमास के वार को देख लो। आप युद्ध चलेगा तो चलता रहेगा, कुछ दिनों तक तो अवश्य चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप कितने भी आप आंखें बंद कर लें और पाकिस्तान को कितना भी आप गरीब देश समझ लें। देश क्यों समझना, इनफैक्ट वो देश है भी नहीं। पाकिस्तान जो है वो एक जिहादी सोच है। उनके ऑपरेशन का नाम देखो ना, क्या था, बनियाकुम या बनियानुम जो भी था। उनके DGISPR ने बोला कि हम जिहादी हैं, त्याग और जिहाद और इन सब चीजों के नाम पे हमारे ऑपरेशन का नाम रखा गया है। वो देश ही नहीं है, वो लिटा पिटा मरा हुआ सा है, नंगा नहाएगा क्या, निचोरेगा क्या।
1-1 बिलियन डॉलर मांग के लेके आता है, उस भीख पे अपने किसी तरीके से पेट पालता है, और हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो हमें जितना उसको सिखाना था वो हमने सिखा दिया, हमें जितना उसको डैमेज करना था वो हमने कर दिया। अगले 20 सालों तक सर उठाएगा नहीं। अब आप कहेंगे परम पूजनीय परमादरणीय महाराज कि 20 सालों के बाद तो उठाएगा। जी नहीं उठाएगा, क्योंकि दुनिया में किसी देश के अंदर वो ताकत नहीं आई जो ये अनाउंस कर सके कि हमारे ऊपर कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा उसको हम एक्ट ऑफ वार समझेंगे, सीधा अटैक, कोई कंसिडरेशन नहीं। और आपको क्या लगता है ये खत्म हुआ ही नहीं है अभी? तो ये खत्म हुआ ही नहीं है अभी। ऑपरेशन सिंदूर आप देख लो ना, ऑपरेशन केलर चालू हो गया ना, सोपिया में चुन चुन करके मारेंगे। आतंकवाद का समूल विनाश करना जो है वो भारत उसके प्रति बद्ध है। इसलिए देश की जनता को भी मैं कहूंगा, आप सभी लोगों को मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जितनी जितनी सेंटीमेंट्स हमारे पास है ना, उतनी सेंटीमेंट्स थिंक टैंक के पास भी है। जितना दिमाग हमारे पास है ना, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मोदी जी और डोभाल जी के पास में। उसकी चिंता आप ना करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देश की जनता जो है ना, ये बड़े मतलब कुबे के साथ कह रही है कि भाई ये नहीं, ये कर दो वो कर दो। अब भी पेट्रोल का 2 रुपया दाम बढ़ जाना है तो वह मचना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं हकीकत है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये देश का जो जज्बा रहा है वो देखा है लोगों ने युद्ध के समय पे, किस तरीके से एक बनकर इन्होंने बिल्कुल ही अपनी सशस्त्र सेनाओं के पीठ में पीठ लगा करके उनको सपोर्ट दिया। हर एक चीज से, हर एक चीज से, तन हो, मन हो, धन हो, विश्वास हो, हर एक चीज से सपोर्ट किया इन्होंने सेना को। और यही कारण है कि यहाँ की सेना जो है ना, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस देश की 1 इंच मिट्टी के लिए भी अपना सर कटाने में कोई गुरेज नहीं रखती है। लेकिन हमें इन छोटी छोटी चीजों की चिंता है ना, देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश की चिंता है। निश्चित रूप से उनके द्वारा लिया गया यह फैसला देश के हक में ही होगा, और देखते हैं फिर आगे आगे होता है क्या। तब तक के लिए धन्यवाद।